गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट में टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। सब्जेक्टिव टेस्ट फुल्ली बेस्ड ऑन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। 35 टोटल क्वेश्चन जो है 35 मार्क्स का था और आपका टाइम 2 घंटा था। तो आपने कैसा परफॉर्म किया एग्जामिनेशन में वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं सोचा कि चलो क्यों ना इसका सॉल्यूशन आपको बतला दिया जाए ताकि हमारे स्टूडेंट के साथ साथ और भी स्टूडेंट हमारे इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए, क्वेश्चन पहले जो था, पहला क्वेश्चन जो था वो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन था। देखिए जरा सा, पहला क्वेश्चन जो था वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था और ये 20 मार्क्स का था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, सही है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको डिफाइन करना था। क्लियर है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन में कहीं कोई दम नहीं था। जरा सा देखिएगा क्या क्वेश्चन है, एक एक करके हम जरा बतलाते हैं। पहला क्वेश्चन था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। मीन्स था क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम। पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसको आप जेड द्वारा निरूपित करते हैं। पर यूनिट सेल, जिसको हम जेड द्वारा निरूपित करते हैं। तो कहने का मतलब था नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जेड का मान बतलाइए। जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक, तो याद होगा आपका सिंपल क्यूबिक में जेड का मान होता है 1। ये चीज़ आपको पता है, सिंपल क्यूबिक में जेड का मान 1 होता है। फिर बीसीसी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें जेड का मान आपका 2 होता है। फिर तीसरा बतलाए थे आपका एफसीसी, जिसमें जेड का मान आपका 4 होता है। और एक अंतिम है इंड सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें जेड का मान 2 होता है। सही है? तो कहने का मतलब हुआ कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसे आप जेड द्वारा निरूपित करते हैं, उसका मान 4, और इंड सेंटर्ड क्यूबिक में जेड का मान 2। बहुत आसान क्वेश्चन था कहीं। अब अगर इसी को आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन था तो इसको डिस्क्राइब करने का कोई ज़रूरत नहीं था, आपको सीधा जेड का मान लिखना था। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका पहला नंबर का क्वेश्चन ए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। जेड का मान आपको कैलकुलेट करना था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बी था हाउ फ्रैंकल डिफेक्ट्स प्रोड्यूस इन सॉलिड। कहता है फ्रैंकल दोष जो है, जिसे आप विस्थापन दोष भी कहते हैं, वह किसी ठोस में कैसे उत्पन्न होता है। तो याद कीजिएगा, यहाँ हमारा है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट कह रहा है कि ठोस में कैसे उत्पन्न होता है। फ्रैंकल दोष। तो कह रहा है कि फ्रैंकल दोष ठोस में कैसे उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा कि यह आयनिक ठोस में, सबसे पहला तो पॉइंट यह है कि दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक सॉलिड। यह डिफेक्ट सबसे पहली बात है कि आयनिक ठोस में पाया जाता है। ये चीज तो आप कंफर्म है कि आयनिक ठोस में पाया जाता है। आयनिक का मतलब क्या कि जिसमें कैटायन या एनायन उपस्थित हो, आयनिक ठोस में पाया जाता है। और आयनिक ठोस में पाए जाने का मतलब हुआ कि इस डिफेक्ट को याद कीजिएगा, इस डिफेक्ट को आपको हम बतलाए हैं कि दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को हम
विस्थापन दोष भी कहते हैं। दिस डिफेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट। और इस डिफेक्ट्स में आपको लिखना था कि इस डिफेक्ट्स में होता क्या चीज़ है कि जब आप कहते हैं आयनिक ठोस में पाया जाता है, तो इस डिफेक्ट में होता है कि सपोज मान लीजिए ये ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, फिर आपका बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, फिर है ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस। सही। तो इस डिफेक्ट्स में होता क्या चीज़ है कि कैटायन जिसका साइज छोटा होता है, जनरली कैटायन का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, तो कैटायन क्या करता है कि अपने स्थान से डिस्प्लेस्ड होकर, विस्थापित होकर वह इंटरस्टिशियल साइट्स में चला जाता है। यह विस्थापित होकर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। यानी इस फ्रैंकल डिफेक्ट्स कैसे उत्पन्न होता है किसी ठोस में, इसका मैं आपको रीजन दे रहा हूँ कि यह डिफेक्ट्स आयनिक ठोस में पाया जाता है। और इस डिफेक्ट्स में जनरली कैटायन, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और रिक्तिका में बहुत कम स्पेस होता है, इसीलिए कैटायन अपने जगह से हटकर इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच जाता है, यानी अंतराकाशीय स्थल जिसको आप रिक्तिका कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं, वहां चला जाता है। चूंकि एटम आयंस लुप्त नहीं होता है, इसीलिए इस डिफेक्ट से ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही आपको लिखना था कि फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। नेम द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स अप्लाइड इन मॉलिक्यूलर सॉलिड। कहता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो आपको क्रिस्टलाइन ठोस का हम आपको 4 टाइप बतलाते हैं, उसमें एक है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। और पूछ रहा है कि बतलाइए आपकी मॉलिक्यूलर सॉलिड में अवयवी कण क्या होते हैं और उसमें लगने वाला कौन सा बल है। तो याद कीजिएगा, कंस्टिट्यूएंट का पार्टिकल्स का मतलब हुआ, यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि बतलाइए इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवयवी कण क्या होते हैं और ये किस बल द्वारा जुड़े रहते हैं, किस फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा, जब नाम ही है मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स होगा। मॉलिक्यूल्स मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अणु होगा। एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, आपको यहाँ फोर्स लिखना था, तो पहला लिखना था डिस्पर्सन फोर्स, दूसरा लिखना था डायपोल डायपोल एट्रैक्शन, डायपोल डायपोल एट्रैक्शन, और तीसरा लिखना था आपका हाइड्रोजन। कहीं दम नहीं था क्वेश्चन में, आपको कह रहा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन सा फोर्स लग रहा है और उनमें कौन से अवयवी कण होते हैं। तो व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स आर हेल्ड इन मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स कौन सा अवयवी कण है और उसमें कौन सा बल लग रहा है। तो ये लिखना था। तो अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब अवयवी कण मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो है हेल्ड टुगेदर जुड़े रहते हैं डिस्पर्सन फोर्स, डायपोल डायपोल एट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। और डिस्पर्सन फोर्स को हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 डी नंबर कह रहा है डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। आपको कह रहा था कि बतलाइए भाई डिफरेंस, आपको एक डिफेक्ट कह रहा है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और एक कह रहा था फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल। सही है? आपको पूछा जा रहा था कि दोनों में क्या अंतर है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपको कुछ नहीं लिखना था, आपको पहला पॉइंट लिखना था कि शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, कि आपको लिखना था कि सपोज मान लीजिए यहाँ ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, यहाँ आपका बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, यहाँ आपका ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस। तो इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट्स में, दिस डिफेक्ट इज आल्सो फाउंड इन आयनिक सॉलिड, और इस डिफेक्ट में नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग एनायन। यानी अगर यहाँ से कैटायन लुप्त होगा तो कहीं से कहीं ना कहीं से एनायन भी लुप्त होगा, मीन्स नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग एनायन। आपका ये शॉर्ट की डिफेक्ट है, और चूंकि एटम लुप्त हो रहा है इसीलिए इस डिफेक्ट से ठोस का जो घनत्व है, डेंसिटी बिकम डिक्रीजेज, डिक्रीजेज मतलब घटता है, यानी इस डिफेक्ट से ठोस का घनत्व घटता है। और ये डिफेक्ट आयनिक ठोस में पाया जाता है, और इस डिफेक्ट में लुप्त होने, यानी जितना आपका कैटायन लुप्त होगा उतना ही आपका एनायन लुप्त होगा। लेकिन इस डिफेक्ट में क्या होता है कि इस डिफेक्ट में अभी हम आपको बतलाए थे, याद कीजिए जरा सा, यहाँ अगर ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, फिर बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस। इस डिफेक्ट्स में इस डिफेक्ट को डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट भी कहते हैं, और इस डिफेक्ट में जनरली कैटायन जो है अपने स्थान से हटकर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। इस डिफेक्ट से डेंसिटी डू नॉट चेंज, डेंसिटी डू नॉट चेंज। इस डिफेक्ट से डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही चीज आपको दो अंतर लिखना था, कहीं भारी तो क्वेश्चन था नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। नंबर 1 कह रहा था कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड के 2 उदाहरण दें। कोवेलेंट सॉलिड का कह रहा था कि 2 एग्जाम्पल दीजिए। कोवेलेंट सॉलिड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। तो एकदम आसान है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। आपको यही दोनों लिखना था कि डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये आपका एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद एफ नंबर, इसके बाद आपका है एफ। कह रहा है कि बतलाइए हाउ एफ सेंटर प्रोड्यूस इन सॉलिड। एफ सेंटर में क्या होता है जनरली, आप देखिएगा होता है क्या इसमें आपका इस तरह से ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस, सही है, बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस, सही है। एफ सेंटर प्रोड्यूस कैसे होता है कि किसी भी ठोस में यह दोष एनायन के लुप्त होने के कारण होता है। एक या एक से अधिक एनायन अपने जगह से हट गया, मीन्स एनायनिक डिफिशियंसी के कारण, यानी एनायनिक रिक्तिका के कारण यह दोष होता है। तो ये क्या होता है कि इस डिफेक्ट में एक या एक से अधिक एनायन अपने स्थान से खाली कर दिया। जैसे ही खाली किया, आवेश को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके जगह को ऑक्युपाइड कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। इसके फलस्वरूप जो सेंटर बनता है इसी को हम एफ सेंटर का, यही कहलाया आपका क्या, एफ सेंटर, सही है। इसी को हम एफ सेंटर कहते हैं कि जो वो जगह जो एनायन आपका गया
उस एनायन के जगह को इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो आवेश को बराबर करने के लिए वह उसके जगह को कैप्चर कर लिया, जिसके फलस्वरूप ठोस में विद्युत उदासीनता मेंटेन रहा। तो उस सेंटर को ही हम कहते हैं एफ सेंटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ, चलिए क्वेश्चन है जी नंबर। जी नंबर में है कि डिफाइन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हम आपको बतलाए थे कि वॉइड्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। एक आपका होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सही है? टेट्रा का मतलब क्या? टेट्रा का मतलब हुआ कि वह वॉइड्स जो 4 परमाणुओं से घिरा रहता है, जो 4 परमाणुओं से घिरा रहता है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। ये जो आपका वॉइड्स है जो 4 परमाणुओं से घिरा रहता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आपको लिखना था जो 6 परमाणुओं से घिरा रहता है उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। इस तरह से तो जो 4 परमाणुओं से घिरा हुआ है वह वॉइड्स, जो 4 परमाणुओं से घिरा हुआ है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो 6 परमाणुओं से घिरा है उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहीं भारी नहीं था, आराम से लिखना था। चलिए नंबर एच। एच नंबर का क्वेश्चन था कि बतलाइए व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखे होंगे कि ग्रेफाइट की संरचना में यहाँ अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट की संरचना में आपको इस प्रकार का ग्रेफाइट का संरचना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन की 4 संयोजकता होती है। क्लियर है? और हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से 3 ही दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, और एक कार्बन की संयोजकता एक वैलेंसी फ्री होने के कारण यह विद्युत का चालन करता है। क्योंकि विद्युत का कंडक्शन के लिए आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का होना, मुक्त वैलेंसीज का होना जरूरी है। तो कहने का मतलब ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 दूसरे कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, और कार्बन की एक संयोजकता मुक्त होने के कारण यह विद्युत का चालन करता है। इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यही आपको लिखना था। चलिए ये एच नंबर का क्वेश्चन था। चलिए आई नंबर का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हम आपको बतला दें कि डेंसिटी का फॉर्मूला हम आपको दिए थे कि डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू रो बराबर ZM बटे A³ इंटू NA। यही था आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला। अगर Z इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, M इज द एटॉमिक मास, A इज द एज लेंथ किनारे की लंबाई, क्यूब के किनारे की लंबाई, एंड Na इज एवोगाद्रोज नंबर 6.022 गुना 10 पर पावर 23। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना था डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला। चलिए जे नंबर का क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट इज द पैकिंग इफिशिएंसी। संकुलन क्षमता से आप क्या समझते हैं, एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो आप याद कीजिएगा, हम आपको बतलाए हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी,
कहता है कि जब एटम्स का पैकिंग आप करते हैं क्लोजली पैक्ड, तो आप कितना भी टाइटली पैक कीजिएगा कुछ ना कुछ खाली जगह बच ही जाएगा। तो एटम्स के पैकिंग के दौरान जो खाली जगह बच जाता है या छूट जाता है, उस खाली जगह को ही हम कहते हैं वॉइड्स। और वह जो है यहाँ पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि सपोज मान लीजिए कि हम जब एटम्स का पैकिंग करते हैं तो एटम्स का पैकिंग के दौरान वह एटम कितना प्रतिशत भाग छेक रहा है, कितना प्रतिशत भाग वो ऑक्युपाइड कर रहा है, उसी को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि परमाणुओं द्वारा किसी भी यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा कितना एटम ऑक्युपाइड हो रहा है, कितना एटम छेका जा रहा है, वही बतलाता है पैकिंग एफिशिएंसी। और इसका निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुना 100। इस फॉर्मूला से आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो कहने का मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुना 100, इस फॉर्मूला से आप संकुलन क्षमता। तो ये था 10 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का था, जहाँ की आपको गलती करने की कोई संभावना नहीं था। बहुत हल्का क्वेश्चन था, तो वो चेक करने के बाद पता चलेगा कि आपको कितना मार्क्स आया। चलिए, उसके बाद हम दिए थे 3 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 3 क्वेश्चन जो था वह था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 3 क्वेश्चन जो था वह था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या था? नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन हम दिए थे, 3 क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, यानी 15 मार्क्स का क्वेश्चन। सही है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसमें क्वेश्चन में था कि पहला था कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। कह रहा था कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का आप एक्सप्रेशन बताइए, क्या होगा एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब हुआ कुछ नहीं करना था। हम जानते हैं कि सपोज मान लीजिए आपको डेंसिटी कह रहा था निकालने, डेंसिटी का सूत्र कह रहा था। तो डेंसिटी बराबर हम क्या पढ़े हैं? डेंसिटी बराबर पढ़े हैं हम मास बटा वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है मेरा? मास बटा वॉल्यूम। और मास बराबर आप जानते हैं कि जेड गुना एम, और अगर वॉल्यूम देखा जाए तो ए क्यूब। सही है, इसका मतलब हुआ कि जेड इंटू एम बटा ए क्यूब, छोटिया। सही है। और इसी एम को याद कीजिएगा, इसी एम को हम लिखते हैं कितना? जेड गुना एटॉमिक मास बटा एवोगाद्रो संख्या बटा ए क्यूब। तो यहाँ हमारा हो जाएगा फॉर्मूला जेड एम बटा ए क्यूब इंटू एन ए। यही आपका डेंसिटी का फॉर्मूला था, यही आपको डेराइव करना था कि डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल बराबर हम जानते हैं कि मास ऑफ द यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जेड इंटू एम बटा ए क्यूब, उसका जेड इंटू एम बटा ए क्यूब। ये आपका छोटी एम को हम लिखे एटॉमिक मास बटा एवोगाद्रो संख्या, फार्मूला पर पुट कर दिए, इसका डेंसिटी बराबर निकल गया जेड एम बटा ए क्यूब इंटू एन ए। बहुत ईजी था, कहीं भारी नहीं था। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, क्वेश्चन नंबर दूसरा था नंबर बी। पूछ रहा था कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या हुआ? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब हुआ एटम 8 कॉर्नर के अतिरिक्त एक एटम सेंटर पर होता है।
यहाँ आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब हुआ कि ये आपका इस तरह से है एटम, यहाँ आपका एटम एक यहाँ एटम हुआ, एक आपका एटम यहाँ हुआ, एक एटम यहाँ हुआ, और इस तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये R है, ये 2R है, ये R है, और घन के किनारे की लंबाई यहाँ। तो यहाँ आप इसको कर सकते हैं A B C D E F G, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल में लेंगे। तो छोटा वाला ट्रायंगल में जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, किस ट्रायंगल में जा रहे हैं, इन ट्रायंगल GHF में, GHF में। तो बतलाइए यहाँ आपका GF स्क्वायर हो जाएगा, GF स्क्वायर बराबर, क्योंकि घन के किनारे की लंबाई टोटल A है, ये भी A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बड़ा सा ट्रायंगल में गए, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BGF में, BGF। तो BGF में आप देखिए कि BG को हम लिख सकते हैं BG स्क्वायर बराबर, लिख सकते हैं क्या, GF आपका निकल गया है 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये R है, ये 2R है, R है, तो ये हो गया 4R का स्क्वायर। तो 4R बराबर हम लिखे √3A, और A बराबर हम लिख दिए 4R बटा √3। क्लियर है। बस अब पैकिंग इफिशिएंसी में करना क्या है, हमको इस पर फॉर्मूला बैठा देना है। पैकिंग इफिशिएंसी जरा देखिए, यहाँ पर पैकिंग इफिशिएंसी निकाल लीजिए। पैकिंग इफिशिएंसी तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 होता है, और 4/3 πr³ बटे A क्यूब है, A क्यूब गुना 100। तो यहाँ आपका 2 गुना 4/3 πr³, A के जगह पर आप रख दीजिए 4R बटा √3 का होल क्यूब गुना 100 कर दीजिएगा। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आपको 68% है, 68% आएगा। तो ये था आपका BCC का पैकिंग इफिशिएंसी। सिर्फ आपको इस डायग्राम से हम A और R के बीच संबंध निकाले, उसके बाद पैकिंग इफिशिएंसी के फॉर्मूला पर हम रख दिए, उसके बाद हमको 68% निकल पाई का मान 22/7 रखिए, R³ कट जाएगा, आपका निकल जाएगा। बहुत इजी था, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, C नंबर कहिए। सी क्वेश्चन था कि एक तत्व BCC संरचना रखता है, 5 मार्क्स का। एक तत्व BCC संरचना रखता है जिसके किनारे की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तो पहला चीज तो दिया हुआ था, किनारे की लंबाई देखिए आपको दिया हुआ था 288 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लिए, 288 गुना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो इसका A जब दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसका हम वॉल्यूम निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिए हम, क्या, यूनिट सेल बराबर A³। इसका मतलब हुआ 288 गुना 10⁻⁻10 का होल क्यूब निकालिएगा, ये आपको आएगा 23, 88, 78, 72 गुना 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया। क्लियर है। तो कह रहा है कि यदि इसका घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो आप बताएं कि 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या कितना। तो हमको 208 ग्राम वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम तत्व भी निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम एलिमेंट निकाल लेंगे। कैसे, मास बटा डेंसिटी, मास बटा डेंसिटी। क्लियर है। और मास दिया हुआ है 208 ग्राम और डेंसिटी दिया हुआ 7.2, तो हमारा निकल जाएगा 28.88 सेंटीमीटर।
सही है। यानी 208 ग्राम तत्व का कितना वॉल्यूम होगा वो कैलकुलेट कर लिया, और एक यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम होगा वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमको नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो 208 ग्राम तत्व का जो वॉल्यूम है उसमें एक यूनिट सेल से भगा दे देंगे आयतन से, तो हमको नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। तो यहाँ हम निकालेंगे, सपोज मान लिए नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालिएगा, जो आपका ये है 28.88 बटा 23 88 78 72 गुना 10 पर पावर माइनस। क्लियर है? इससे भगा दे दीजिए, जब भगा दीजिएगा तो आएगा 1.208 गुना 10 पर पावर 23 के लगभग आएगा 23 यूनिट्स। अब देखिए इतना के ही करीब आएगा आपका 23 88 78 72 गुना। तो इतना यूनिट सेल जब निकल गया तो आपको कह रहा है एटम की संख्या निकालनी। तो क्या करना था, क्योंकि एक यूनिट सेल में, एक बीसीसी यूनिट सेल में कितना एटम, एक बीसीसी यूनिट सेल में दो एटम, इसीलिए इतना में कितना एटम 1.208 10 पर पावर 23, 10 पर पावर 23, हाँ 23 ही है या 24 होगा, 24 है, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा जरा सा 24 में, तो ये 2 से गुना हो जाएगा 1.208 गुना 10 पर पावर 24, जो होगा उतना एटम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कहीं क्वेश्चन में दम नहीं था, एकदम हल्का। तो ये देख लीजिएगा जरा से, ये हम कैलकुलेट करके नहीं देखे हैं, इसीलिए 10 पर पावर 23 या 10 पर पावर 24 जो भी है लमसम भगा दीजिएगा तो आपको तो यूनिट सेल की संख्या निकल गया। तो एक बीसीसी यूनिट सेल में 2 एटम होता है, तो इतना यूनिट सेल में कितना। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने भी बच्चे हमारे ये वीडियो को देखें, शायद आप सारे लाभान्वित होंगे। और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं तो हमारे वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।